तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम लोग इसके 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में हम लोग आपसे बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर हैं, जिसे कहते हैं ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्या है फुटलूज इंडस्ट्री और क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में इनविजिबल आइटम्स, क्या है जीडीपी ग्रोथ रेट, क्या है विकसित अर्थव्यवस्था, क्या है राजकोषीय घाटा, क्या है राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे के साथ साथ क्या है राजकोषीय नीति। राजकोषीय घाटे के अर्थव्यवस्था पर और देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो ताना बाना है उस पर क्या असर होते हैं, जानेंगे इन सब चीज़ों को। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो यहाँ तक की बातें हम कर चुके हैं। अब हम आ गए यहाँ तक अर्थव्यवस्था के सेक्टर। अर्थव्यवस्था के सेक्टर या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र। आप देखें ना, अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या है, वो सारी क्रियाएं जो धन उत्पादन से जुड़ी हुई हैं, वो सारी क्रियाएं, वो सारे क्रियाकलाप जिनका अल्टीमेटली मकसद जो है धन का उत्पादन है। ठीक है साहब, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के सेक्टर का मतलब क्या है, आप देखें ना, जैसे आपके घर में अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा है। जैसे मैं एक कंबाइंड फैमिली की बात करूं जिसमें 3-4 भाई हैं, मम्मी पापा भी एक्टिव हैं, भाभियां हैं, बहनें हैं, सब काम कर रहे हैं। तो आप देखें ना, कोई जॉब कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, किसी का अपना खुद का बिजनेस है, तो किसी ने ब्यूटी पार्लर चला रहा, कोई टीचर है उसी में से, तो कोई वकील है उसी में से कोई खेती कर रहा है, तो उसी में से किसी ने डंपर ले रखे हैं तो माइनिंग का, खनन का काम कर रहा है, रेत बजरी डंप कर रहा है, मिट्टी ढो रहा है, ठीक है ना, रेत का ढुलान कर रहा है, मिट्टी का ढुलान कर रहा है। उन्हीं में से कंबाइंड फैमिली है ना, अलग अलग। तो उसी में से किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है, ढाबा खोल रखा है, उसी में से कोई टूर ऑपरेटर है, क्या है, टूर ऑपरेटर है ना। उसी में से किसी ने अपना कोई साइबर कैफ़े बना रखा है, उसी में से कोई पत्रकार भी है, क्या है, पत्रकार भी है। और समझ रहे ना, पत्रकारों को इनकम कहाँ से होती है, पत्रकार बरादरी जानती होगी कहाँ से इनकम होती है ना, हाँ ओके, उसी में से कोई पत्रकार भी है। तो अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा। हमारे सामने भी एक पत्रकार बैठा है ना, तो अलग अलग सोर्स, जो हमारा कैमरामैन है एक्चुअली वही हमारे पत्रकार हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, जो हमारे कैमरामैन है वो हमारे पत्रकार भी हैं। ओके चलते हैं आगे। तो अब देखो, आपने अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है। इनकम जो है वो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है। आपके घर में आ रही नहीं आ रही है, खेती से इनकम आ रही है, इसके अलावा डॉक्टर, वकील, पार्लर, रेस्टोरेंट के रूप में आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं, उससे इनकम आ रही है। आपके घर में कोई व्यापारी भी है, आपके घर में किसी ने अपना छोटा सा कारखाना या इंडस्ट्री भी बना रखी है, समझ रहे हैं, है ना। तो आपके घर में कोई जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार भी है, तो किसी का अपना साइबर कैफ़े यानी कि आईटी या जो इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन है, आईटी सेक्टर है, उससे भी वो जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हमारे देश में भी आप देखें तो अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है। हमारे आम नागरिकों को या सरकार को अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है। खेतीबाड़ी से, सर्विस सेक्टर से, इंडस्ट्री से, अलग अलग सेक्टर से इनकम आ रही है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में जो भी पैसा आ रहा है उनको हमने अलग अलग क्षेत्रों का नाम दिया। जैसे इसमें जो पहला सेक्टर है या शुरुआती सेक्टर है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक या प्राइमरी, इसका मतलब ये है कि आगे जाके इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड हैं, इसी प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर पे ही आगे जाके सारी चीज़ें डिपेंड हैं। अच्छा, ये जो प्राइमरी या प्राथमिक सेक्टर है ये सीधे नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या शामिल हैं, खेतीबाड़ी यानी कृषि, वानिकी यानी कि वन। वन का मतलब यह है कि वनों में मिलने वाली लकड़ियाँ ही नहीं, इसके अलावा वनों में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, शहद है और क्या है, लीसा है, तारपीन का तेल, और भी बहुत सारी चीज़ें वनों में मिलती हैं, तो उसी को आप कह सकते हैं वानिकी। तो कृषि, वानिकी, खनन। खनन का मतलब क्या है, ज़मीन को खोद करके आप जो कुछ भी निकाल रहे हैं, आप चाहे यूरेनियम निकालें, सोना चांदी निकालें, हीरा जवाहरात निकालें या पानी निकालें, वो सारा का सारा खनन है। रेत, कोयला, कुछ भी निकाल रहे हैं आप, उसका मतलब क्या है, खनन या माइनिंग। ज़मीन के नीचे से खोद के आप कुछ भी निकाल रहे हैं, वो सारा का सारा खनन है। इसके बाद फिशरिंग। फिशिंग का मतलब मछली पालन, मत्स्यन, हिंदी में इसको कहते हैं मत्स्यन, ठीक है साहब। तो कृषि, वानिकी, मत्स्यन और खनन, ये आते हैं अर्थव्यवस्था के प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। अब ये सीधे नेचर पर डिपेंड है। हालांकि खेतीबाड़ी करने के लिए भी मशीनों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसमें मशीनों की ज़रूरत कम से कम होती है। तो ये सीधे नेचर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब देखें, ये चीज़ें सीधे नेचर से जुड़ी हुई हैं। अब इन्हीं पर डिपेंड है आगे जाके तरह तरह की इंडस्ट्री, तरह तरह का व्यापार, कारोबार जो है वो इसी पर डिपेंड है, खेतीबाड़ी पर। और खेतीबाड़ी जितनी बेहतरीन होगी
उतना ही बेहतर सर्विस सेक्टर होगा। अभी जब सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो हो गया आपका ये प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद अब ये प्राइमरी सेक्टर जो है ये तरह तरह के उद्योग धंधों को कच्चा माल मुहैया कराता है। आप देखें ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको मैं एक मिसाल दे दूँ, सिंपल सी बात है, आपने अनाज उगाया है ना, धान या गेहूँ आपने उगाया, उस धान गेहूँ को आप क्या करेंगे, सीधे खा जाएंगे, चबा जाएंगे। धान से चावल बनाएंगे, गेहूँ से आटा बनाएंगे, कहाँ पर, चक्की में या मिल में, है ना, कहते हैं ना आटा चक्की या धान चक्की कहते हैं ना। तो मिल में ले जाएंगे, तो अब मिल क्या हुआ, कारखाना हुआ, कारखाना हुआ ना। अच्छा, आपने कपास उगाई, अब कपास से आप रुई कहाँ निकालेंगे, कारखाने में, है ना, मशीन से तो कारखाने में रुई निकालेंगे। आपने मिट्टी खोदी आपने, और मिट्टी को आप ईंट भट्टे में ले गए, मिट्टी खोदी आपने, ठीक है साहब, वो खनन हो गया, मिट्टी को आप खोद रहे हैं, वो खनन हो गया, उस मिट्टी को आप ईंट भट्टा में ले जा रहे हैं और उसकी पकी हुई ईंटें बना रहे हैं, वो खनन हो गया, है नहीं, वो नहीं सॉरी, वो क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया, है ना। आपने कोयले को खान से निकाला, लोहे को खान से निकाला, अब कोयले को आपने भट्टी में जलाया और लोहे को गलाया, वो क्या है, इंडस्ट्री है, वो क्या है, इंडस्ट्री है, ठीक है ना। आपने मछली पाली, मछली जो है आपने पाली, और उसके बाद उन मछलियों को आपने प्रोसेस किया, तो प्रोसेस कहाँ किया, कारखाने में किया, समझ रहे ना। तो जो प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल मिल रहा है उसका इस्तेमाल किस में हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में। तो अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है या जहाँ से पैसा आ रहा है उसमें, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र। अब इसमें बड़े से बड़े कारखाने हो सकते हैं, भारी भारी कारखाने भी हो सकते हैं, और छोटे छोटे कारखाने भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर इसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, जो कि डिपेंड है अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर पर। फिर आता है टर्सरी या तीसरा क्षेत्र, आमतौर पर इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस का मतलब बेटा क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर या सर्विस का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ अपना ज्ञान तो बेच रहा हूँ मैं आपको, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई देने वाली नहीं बेच रहा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेच रहा मैं आपको जो दिखाई दे रही हो प्रत्यक्ष रूप से। अगर मैं ये आपको मार्कर यानी कि पेन बेच दूँ तो ये तो व्यापार है। मार्कर मैंने बनाया, अपने कारखाने में बनाया, उसके बाद मैंने आपको बेच दिया, तो ये व्यापार है। लेकिन इस मार्कर की सहायता से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। आप ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, बार्बर के पास आप जा रहे हैं, अपना चेहरा बढ़िया करके आ रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रहा है। डॉक्टर, वकील, ये आपको सर्विस दे रहे हैं। आर्किटेक्चर आपको सर्विस दे रहा है। रेलवे, आप रेल में बैठे एक से दूसरी जगह चले गए, रेल में, हवाई जहाज़ में, शिप में, एक से दूसरी जगह आप चले गए, अपना माल ले गए, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। उस सर्विस के एवज में आपसे पैसा ले रहे हैं। आप थिएटर में जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं, है ना, कहीं ड्रामा देख रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। मोबाइल कंपनियां जो हैं वो आपको सर्विस दे रही हैं। मोबाइल कंपनियां, उनके सॉफ्टवेयर हैं, है ना, उनकी साइट्स हैं, उन साइट्स पर आप जा रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं और अपना मनपसंद जो प्रोग्राम है वो देख रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रही है। उसके बदले में वो आपसे पैसा ले रहे हैं। कोई भी मैकेनिक है, उस मैकेनिक के पास आप जा रहे हैं, अपना कुछ भी सामान आप रिपेयर करा रहे हैं। पेंटर है, डेंटर है, कार मैकेनिक है ना, डॉक्टर है, तो कहाँ आप बीमार हैं, आपका शरीर बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, उसके बदले में आप उसको पैसा दे रहे हैं। तो क्या है कि कोई आपको सेवा दे रहा है, उसके बदले में आप उसका भुगतान कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में ये सारे काम जहाँ पर किसी को कोई सर्विस दी जाती है, उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है, वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर। अच्छा, अब यहीं पर आके रुक जाते हैं, यहीं पर आकर के सेक्टर रुक जाता है। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, उसके बाद टर्सरी सेक्टर हो गया। तो टर्सरी सेक्टर को वो कहता है सर्विस सेक्टर। ध्यान रखना, प्राइमरी सेक्टर को आमतौर पर वो कहता है कृषि क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर को कहता है औद्योगिक क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर को कहता है सर्विस सेक्टर। लेकिन आगे जाके इसने और भी हिस्से किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, टर्सरी सेक्टर में बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं, जैसे कि बैंक, बीमा, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थावर संपदा होता है ना, ज़मीनों की खरीद बिक्री, उसे रियल एस्टेट कहते हैं। इसके अलावा कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, आईटी यानी कि इंटरनेट, क्या है ये, इंटरनेट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन, प्रेस, मीडिया, ई कॉमर्स। इसके अलावा एक्टर, कमीशन एजेंट, टीचर, डॉक्टर, और इसके बाद मैंने लिखा गवर्नमेंट जॉब, हाई क्लास जॉब, और फिर फॉरेन सेक्टर। तो ये सारे के सारे टर्सरी सेक्टर में ही आते हैं, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। लेकिन इनको और आगे जाके क्लासिफाइड किया गया, जैसे इसमें फोर्थ सेक्टर बनाया गया जिसको कहा गया फुटलूज। क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर कि फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है, या इकोनॉमिक्स में फुटलूज क्या होता है। तो फोर्थ सेक्टर या फुटलूज, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, अगर बिजली ना हो तो भी मैं पढ़ा लूँगा आपको, है ना। शायद वीडियो तो रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, लेकिन आप लोगों को बिना बिजली के ही पढ़ा लूँगा, है ना।
अगर यहाँ पर मेज़ कुर्सियाँ ना हो, मैं नीचे दरी पे चटाई पे बैठकर, अब चटाई भी ना हो तो ऐसे ही नीचे बैठ करके पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे नहीं, हम पढ़ लेंगे। अगर ये रूम ना हो तो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। पुराने ज़माने में गुरुकुलों में ऐसी तो पढ़ाई होती थी, आश्रमों में, है ना। यहाँ नहीं पढ़ा पा रहे हम आपको, हम कहीं भी ले आकर पढ़ा लेंगे। इसके अलावा अगर मैं मोबाइल वगैरह सब कुछ है तो हम अपने घर में बैठ के भी आपको पढ़ा लूँगा। मेरी क्लास जो है अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी देख सकता है। अगर मैं लाइव क्लास कर लूँ तो अमेरिका में बैठा व्यक्ति भी इस क्लास को देख सकता है। मैं अफ्रीका चला जाऊँ, वहाँ से भी आपको पढ़ाने लगूँगा, समझ रहे ना। मैं कहीं भी बैठ के किसी भी तरह से किसी भी साधन से आपको पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर किसी भी चीज़ की मोहताजी नहीं है, ना बाज़ार की मोहताजी है, ना किसी क्लाइमेट की, ना जलवायु की मोहताजी है, ना कोई विशेष कच्चा माल मुझे चाहिए। आपको लाइव पढ़ाने के लिए बिजली हो, उससे मेरा काम चल जाएगा, समझ रहे ना। एक बार को इंटरनेट की स्पीड ही बहुत स्लो हो तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाती है रात भर में, अगले दिन आप देख सकते हो। लाइव क्लास के लिए तो बहुत हाई स्पीड चाहिए, लेकिन अगर स्पीड स्लो भी है तो वीडियो रिकॉर्ड करके वो धीरे धीरे अपलोड होकर आप देख सकते हो। अच्छा, यही एक मिसाल मैंने दी आपको। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बैंक आप कहीं भी खोल लो, चलेगा ज़रूर, कहीं कम चले कहीं ज़्यादा। बीमा हर कोई कराता, कहीं भी बीमा एजेंट जो है, बीमा कंपनी जो है, उसको कहीं भी काम मिल जाएगा। बैंक को कहीं भी काम मिल जाएगा। रियल एस्टेट का जो काम है हर जगह होता है। आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन इस काम की आपको नॉलेज है, आप अफ्रीका में जाके ये काम करने लगोगे। अफ्रीकन जो है यहाँ पर आकर के काम करने लगेगा। बस ये कि उसे अपना ब्रांड बनाना, भरोसा बनाना लोगों के बीच में, है ना। उसी तरह से कमीशन एजेंट होते हैं। आप यहाँ बैठे हैं शेयर मार्केट में, इधर से उधर लेन देन कर रहे हैं, यहीं से अपना कमीशन कमा रहे हैं। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है ना। उसके अलावा एक्टर जो हीरो होते हैं ना, यहाँ पर काम कर रहे हैं, कल को साउथ में चले गए, बांग्लादेश में चले गए, हॉलीवुड में चले गए। तो फुटलूज जो उद्योग हैं, या फुटलूज का मतलब ढीले पैर नहीं, फुटलूज का मतलब ढीले पैर नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको किसी एक जगह, ख़ास जगह पर टिकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे काम जो कहीं भी कर सकते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष के मोहताज नहीं है, जो किन्हीं संसाधनों या रिसोर्सेज के मोहताज नहीं है, ना किसी सरकार के, ना किसी प्रशासन के मोहताज हैं, उन्हें कहते हैं हम फुटलूज इंडस्ट्री, समझ रहे ना। जो संसाधनों से, बाज़ार से, किसी एरिया विशेष से स्वतंत्र हैं। भाई मंडी है तो मंडी तो उसी जगह खुलेगी जहाँ पर अनाज मिलता होगा ना। जहाँ अब थार के डेजर्ट में मंडी थोड़ी खोल लोगे आप, लेकिन थार के डेजर्ट में किसी छोटे से खिजड़ी के पेड़ के नीचे बैठ के पड़ा जरूर लोगे, समझ रहे ना। तो इसी को कहते हैं हम फुटलूज इंडस्ट्री। तो इसको हम रखते हैं 4 सेक्टर में। कौन से 4 सेक्टर में? बैंक, बीमा, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स का मतलब वाणिज्य, आईटी, इंटरनेट, प्रेस, मीडिया, ई कॉमर्स, एक्टर, कमीशन एजेंट, टीचर, डॉक्टर, ये सारे के सारे जो आते हैं ये कहलाते हैं फुटलूज सेक्टर। और ये है अर्थव्यवस्था का चौथा क्षेत्र, है ये भी सर्विस सेक्टर। फिर अर्थव्यवस्था का 5वां क्षेत्र या 5th सेक्टर, इसमें जो हाई क्लास जॉब होती हैं वो, जैसे हाई क्लास जॉब का मतलब कम से कम जिलाधिकारी, सेक्रेटरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, है ना, गूगल के सीईओ, अमेज़न के सीईओ, है ना, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। हाई क्लास जॉब जो है ना, जिसमें काम जो है शारीरिक श्रम कम से कम करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक श्रम और सुपरविजन जैसा काम करना होता है, ठीक है ना। इन्हें आप वाइट कॉलर जॉब भी कह सकते हो। तो जो हाई क्लास जॉब हैं वो आती हैं 5th सेक्टर में। अब विदेशी क्षेत्रों से जो हमें इनकम मिल रही है, विदेशी क्षेत्रों से हमें जो भी इनकम मिल रही है उसे हम कहते हैं छठा क्षेत्र। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था के 6 क्षेत्र बना लिए हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। चौथे में है फुटलूज इंडस्ट्री, 5वें में हाई क्लास जॉब और 6ठे में विदेशी क्षेत्र, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी, हमारी जीडीपी मतलब भारत की जीडीपी, हमारी जीडीपी का मतलब भारत की जीडीपी। भारत की जीडीपी में इसमें से किस क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री और टर्सरी सेक्टर सर्विसेज। तो आप देखें शुरू में का मतलब है आज़ादी के समय। आज़ादी के समय हमारे देश की जीडीपी में खेतीबाड़ी का हिस्सा 50% से ज़्यादा था। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारी जीडीपी में कृषि का हिस्सा 50% से ज़्यादा था। उसके बाद से, ये सवाल भी आता, ध्यान रखना, उसके बाद से हमारी जीडीपी में कृषि का हिस्सा धीरे धीरे लगातार घट रहा है। तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे लगातार घट रहा है हमारी जीडीपी में। ऐसा नहीं है कि खेती जो है तरक्की नहीं कर रही, खेती भी तरक्की कर रही है। जो प्रोडक्शन है वो 4-5 गुना बढ़ चुका है। आज़ादी के समय से लेकर की बात करें तो 4-5 गुना प्रोडक्शन बढ़ चुका है। लेकिन क्या है कि दूसरे सेक्टर तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कमाता था
मैं 1000 रुपये कमाता था आज से 10 साल पहले, अब मैं 25,000 कमा रहा हूँ, बहुत कमा रहा हूँ। लेकिन मेरे जो दूसरे भाई बहन हैं वो 500 रुपये कमाते थे, नहीं 100 रुपये कमाते थे 10 साल पहले, आज वो लाख लाख रुपये कमा रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं है कि खेती की जो ग्रोथ है वो तो हो रही है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं हो रही जितनी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है खेती की ग्रोथ नहीं हो रही है, खेती की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा। वो इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हम विकसित देश की ओर अक्सर हैं, शहरीकृत और विकसित देश की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, है ना। आज आपका जो शहर है गदरपुर, आपका जो शहर गदरपुर है ना बालक, आज से 20 साल पहले ये पता है कहाँ से शुरू होता था? ये जो है आपका ना मधुबन स्वीट्स, मधुबन स्वीट्स से और आगे वो जो है आपका गुरु नानक पुस्तक भंडार यहाँ पर, और गुलाबपुर रोड से शुरू करके वो जो आज आपका प्राइमरी स्कूल है ना, जिसे BRC CRC कहते हैं, प्राइमरी स्कूल है ना, जहाँ पर वो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ यहाँ तक, और सकैनिया मोड़ से उधर को कोई जाता ही नहीं था, मंजराशिला गाँव ही था वो। लेकिन अब आप देखें वो चारों तरफ को फैल रहा है, चारों तरफ को फैल रहा है। इधर कहाँ? तेजा फोजा कॉलोनी गदरपुर में, बराखेड़ा मिल गया, सूरजपुर। अभी आप देखें 20 साल बाद गदरपुर नगर निगम हो जाएगा, तो शहर तेज़ी से बस रहे हैं, गांव जो हैं कस्बों में बदल रहे हैं, गांव उजड़ नहीं रहे, गांव तेज़ी से कस्बों में बदल रहे हैं, ठीक है ना। चलें आगे, तो कहाँ थे? चलिए जहाँ भी थे। तो हाँ, तो जीडीपी में जो खेतीबाड़ी का हिस्सा है शुरू में ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था आज़ादी के समय 50% ज़्यादा था, अब ये धीरे धीरे घटता गया है। अब हमारी जीडीपी में खेती का हिस्सा सबसे कम है, कृषि का हिस्सा जीडीपी में सबसे कम है अब इस समय। दूसरा, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो हिस्सा था, हाँ इस समय यहाँ पर देखना मैंने लिख भी रखा है, जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है इस समय 18.8% है, इसे आप लगभग 9% भी कह सकते हो, ठीक है। और इस समय एट प्रेजेंट इंडस्ट्री या द्वितीयक क्षेत्र का जो हिस्सा है जीडीपी में 28.2% है, इसको आपको याद करना चाहिए, ठीक है। कृषि का हिस्सा जीडीपी में आज़ादी के समय 50% से ज़्यादा था, इस समय है 18.8%, और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा इस समय है 28.2%, और सर्विस सेक्टर का हिस्सा इस समय सबसे ज़्यादा है हमारी जीडीपी में 53%। तो आज़ादी के बाद से जीडीपी में खेती का हिस्सा या कृषि का हिस्सा या प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा धीरे धीरे लगातार घट रहा है। जो औद्योगिक क्षेत्र था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसका हिस्सा लगातार बढ़ा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा लगातार बढ़ा, अब ये धीरे धीरे घट रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखिए, खेती का हिस्सा धीरे धीरे लगातार घट रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा पहले बढ़ा और अब ये लगातार घट रहा है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा पहले धीरे धीरे बढ़ा और अब ये तेज़ी से बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा, कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार घट रहा है, छुट्टी, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र पहले बढ़ा और अब ये धीरे धीरे घट रहा है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा पहले धीरे धीरे बढ़ा, अब तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है साहब। अब एक बात आती है कि कृषि अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। हमारी जो अर्थव्यवस्था है कैसी है? कृषि अर्थव्यवस्था है या सेवा अर्थव्यवस्था है या विकसित अर्थव्यवस्था है? देखो, अर्थशास्त्र में इसका पैमाना है। अगर किसी देश की जीडीपी में खेती का या कृषि का हिस्सा 50, समझ आ रही है अनीस भाई बात? किसी देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 50% या उससे ज़्यादा है तो उसे कहते हैं हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि उस देश में, उस देश की कुल अर्थव्यवस्था, उस देश की कुल राष्ट्रीय आय, जीडीपी का मतलब आप ये भी तो समझ रहे हो। वैसे जीडीपी राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। लेकिन इनकी सबकी माँ क्या है? जीडीपी तो है भाई। जीडीपी में आप कुछ घटा रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं। जीडीपी से जीएनपी बनाया आपने, फिर एनएनपी बनाया, फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाया। शुरुआत तो जीडीपी से हुई थी। तो देखो, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि आपकी जीडीपी में, आपकी राष्ट्रीय आय में खेती का हिस्सा 50% से ज़्यादा है। क्लियर है ना? क्लियर ना? अब वो कहता है सेवा अर्थव्यवस्था। तो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि आपकी जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 50% से ज़्यादा है। अब हमारी जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा हो तो ज़्यादा गया है, 53% के आसपास है। लेकिन अभी भी क्या है ना कि जो रोज़गार है हमारे यहाँ जो रोज़गार है वो अभी भी 40% से ज़्यादा खेतीबाड़ी में ही है।
रोजगार जो है सर्विस सेक्टर में अभी कम है, इसलिए अभी भी हम लोगों को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में ही रखा गया। हालांकि हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, 50% से ज़्यादा जीडीपी में हो तो कृषि का हिस्सा तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, सेवा सेक्टर का हिस्सा, सर्विस सेक्टर का हिस्सा जीडीपी में 50% या उससे ज़्यादा हो तो वो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अब हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का हिस्सा 50% से ज़्यादा है, 53% है, लेकिन रोजगार जो है वो अभी भी हम रोजगार के मामले में अभी भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेतीबाड़ी पर डिपेंड है, इसलिए अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। अब एक बात और आती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, या आप यह कह सकते हैं कि किस देश को आप विकसित देश कहेंगे या किस अर्थव्यवस्था को आप विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे जापान, यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड जैसे जो देश हैं ये विकसित देश कहते हैं अपने आप को। तो विकसित देशों का अगर हम जीडीपी पे पैमाना माने तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में या किसी देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 60% से ज़्यादा होगा तो वो विकसित माना जाएगा। अच्छा, मजे की बात, वो देश विकसित नहीं माना जाएगा। ध्यान सुन लेना। अब मान लीजिए अभी 10 साल बाद जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 60% से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विकसित देश हो गए। या पाकिस्तान का हिस्सा जीडीपी में, पाकिस्तानी जीडीपी का, पाकिस्तान की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 60% से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विकसित देश हो जाएगा। इसके पैमाने और भी हैं कि आपकी आबादी कितने % शहरों में रहती है, रोज़गार आपको, आपके जो नागरिक हैं उनका जो रोज़गार का ज़रिया है वो कितने % सर्विस सेक्टर पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लिटरेसी क्या है, आपकी जो प्रति व्यक्ति आय क्या है, कई सारे पैमाने हैं किसी देश को विकसित मानने के लिए। तो विकसित जो है कि ना, विकसित देश, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित देश नहीं, विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब अगर आपकी जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 60% से ज़्यादा है तो आपकी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपकी अर्थव्यवस्था विकसित है इसका मतलब ये नहीं कि आप विकसित देश हैं। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे ना? समझ गए? आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का हिस्सा जीडीपी में 60% से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये तो है कि वो अर्थव्यवस्था विकसित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विकसित है, क्योंकि देश को किसी भी देश को विकसित कहने के और भी कई सारे पैमाने हैं। तो कृषि आधारित अब जीडीपी में कृषि का अगर 50% से ज़्यादा है तो वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, सेवा अगर 50% से ज़्यादा है तो वो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, और सेवा क्षेत्र का हिस्सा 60% से ज़्यादा है तो वो विकसित अर्थव्यवस्था। इसको बार बार बैक कर करके सुन लेना, है ना? मैंने समझाने की कोशिश तो की है, समझ गए ना? तो क्या है विकसित अर्थव्यवस्था, क्या है कृषि अर्थव्यवस्था, क्या है सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था जिसमें सर्विस सेक्टर का हिस्सा जीडीपी में 60% से ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ फिर देखो अलग से ही मैंने लिखा है ना, विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, सर्विस सेक्टर में जीडीपी 60% से ज़्यादा हो। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे राजकोषीय घाटे की या सरकार के कुल घाटे की। हम जो है एक घूंट चाय पियेंगे उसके बाद। तो बात हो रही थी राजकोषीय घाटे की। तो अब राजकोषीय घाटे को आपने समझना तो पहले ये जान लेंगे राजकोष क्या होता है। सरकार की जितनी भी इनकम होती है उसे, चाहे पूंजी, उसके जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं उससे इनकम मिले, पूंजी आय जिसे कहते हैं ना, उसके रिवेन्यू रिसोर्सेज यानी कि जिसे राजस्व आय कहते हैं वो मिले, या सरकार जो लोन लेती है उससे जो इनकम मिली है, या सरकार ने जो लोन दे रखे हैं उस पर जो ब्याज मिल रहा है, या सरकार ने जो लोन दे रखे हैं वो जो वापस मिल रहे हैं। यानी कि सरकार की जितनी भी प्राप्तियां हैं, सरकार को जो कुछ भी मिल रहा है वो सारा का सारा उसके खजाने में जमा होता है। वो ये ट्रेजरी या राजकोष, ठीक है ना, वो ये खजाना ट्रेजरी या राजकोष। अब बात आती है राजकोषीय घाटा, है ना? क्या लिखा है मैंने? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा या फिस्कल घाटा। अब सिंपल सी बात है, आपके घर में आपको टोटल इनकम हो रही है, सालाना इनकम आपकी 1 लाख रुपए है, आपके खर्च हो रहा है 1,10,000, तो जाहिर सी बात है आपको 10,000 का घाटा हो गया। आपकी इनकम 10 लाख रुपए, खर्च आपके हो गए 12 लाख के, अब ये 2 लाख का जो गैप आ गया, जाहिर सी बात है ये आपका घाटा है। उसी तरह से राजकोषीय घाटे का मतलब ये है कि सरकार का जो कुल खर्च है उसकी टोटल इनकम या कुल प्राप्तियों से, यहाँ पर इनकम की जगह शब्द लिखा जाता है प्राप्तियां, है ना? इनकम का तो मतलब ये है कि अलग अलग सोर्सेस है जिससे आप आय पा रहे हैं, लेकिन आपको तो कर्ज भी ले रहे हैं दूसरे देशों से, है ना, या आपने जो कर्ज दे रखे थे वो भी वापस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आय ना कह करके प्राप्तियां कहते हैं,
ठीक है ना, प्राप्तियां। तो सरकार की जो कुल खर्च होता है वो अगर सरकार की कुल आय से ज्यादा हो उसी को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि सरकार की कुल देनदारी। भाई आप सिंपल सी बात है ना, मैं साल भर में 5 लाख कमाता हूँ लेकिन 5.5 लाख खर्च करता हूँ, तो साल भर में 50 लाख की देनदारी हो गई ना मेरे ऊपर। इसी को आप कर्ज कह सकते हो। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं घाटा, अर्थव्यवस्था में घाटा, राजकोषीय घाटा। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा, और देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है सरकार का कुल घाटा, और देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ध्यान रहे, कुल आय में लिया हुआ कर्ज शामिल नहीं। अगर आप सरकार की आय की बात करते हैं तो उसमें जो सरकार कर्ज ले रही है वो कर्ज उसमें शामिल नहीं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब राजकोषीय घाटे को ही हम वित्तीय घाटा कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट माने घाटा, इसी को हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? घाटे की बात हो रही है, ओके। अब मुझे ये बताओ, आगे चलने से पहले हम एक बात करते हैं कि जब सरकार को घाटा होगा तो उसका असर क्या होगा? कोई जल्दी से बता सकता है आप में से? जब सरकार का घाटा बढ़ेगा तो क्या होगा? एकदम से मंदी की ओर चले जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, हैं? खर्च घटेगा, महंगाई एकदम से घटा लेगी खर्च सरकार, धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी। एकदम से अपनी छोटी सिस्टर से कहते हो कि छोड़ो पढ़ाई बंद करो, खर्च हो गया है, या मम्मी दवाई नहीं दे रही है, घाटा बहुत हो गया, तात्कालिक रूप से कर्जा लेंगे। हाँ, तात्कालिक रूप से सरकार कुछ करेगी ऐसा जिससे कि उसके जो रोजमर्रा के खर्च है वो चलते रहे। इसके लिए 2 चीजें करेगी सर, या तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी, या फिर नया कर्ज लेगी। दोनों ही स्थितियां जो हैं एक स्थिति के बाद, एक हद के बाद जाकर के खतरनाक हो जाएंगे आपके लिए। मैंने कहा ना, घाटे की भरपाई के लिए घाटा हो रहा है लेकिन जो खर्च हैं वो तो बदस्तूर जारी हैं, तो उनको चलाए रखने के लिए, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसको चलाए रखने के लिए या तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी या नया कर्जा लेगी। अब जब सरकार नया कर्जा लेगी तो जाहिर सी बात है उसका घाटा और बढ़ गया, कर्ज है तो कर्ज पे ब्याज भी होगा, घाटा और बढ़ जाएगा। अब अगर सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो एक हद तक तो जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो टैक्स को सह लेगी, लेकिन एक हद से ज़्यादा टैक्स अगर बढ़ा दिया तो उसका फौरी परिणाम क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। उसका फौरी जो परिणाम होगा, टैक्स बढ़ा महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो उसका जो अल्टीमेट जो परिणाम होगा वो ये होगा कि लोग जो हैं धीरे धीरे अपने खर्चों में कटौती करेंगे। जब खर्चों में कटौती करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा तो मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। समझ रहे ना? अब देखो, अगर यहीं पर आप देखो, सरकार एक सीमा तक टैक्स बढ़ा सकती है या एक सीमा तक उधार ले सकती है। अब हद से ज़्यादा टैक्स बढ़ गए या हद से ज़्यादा उधार ले लिया, तो हद से ज़्यादा उधार ले लिया, सरकार का घाटा जो है वो और बढ़ गया, और लिए गए कर्ज पे ब्याज की अदायगी और ज़्यादा हो रही है। अब एक स्टेज तक आपने टैक्स बढ़ा दिया, इससे ज़्यादा टैक्स भी आप नहीं बढ़ा सकते। अब टैक्स बढ़ाने की वजह से अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो धीमे हो गए, जिसे आप कहते हैं मंदी आ गई। आम भाषा में से कहते हैं मद्दा आ गया। अब मंदी आ गई या मद्दा आ गया, स्लो डाउन हो गया, तो सरकार को आप देखें रिजल्ट ये होगा कि सरकार को जो टैक्सेस से इनकम मिल रही थी वो घटने लगी। भाई टैक्स तभी तो वसूलेगी सरकार जब प्रोडक्ट बिकेगा, है ना? डॉक्टर से टैक्स तभी तो वसूला जाएगा जब डॉक्टर की इनकम होगी, इनकम टैक्स तभी तो वसूला जाएगा जब इनकम होगी। जब कारखाने मंद होने लगे, सर्विस सेक्टर गिरने लगा, लोगों के रोजगार जब छिनने लगे, तो जाहिर सी बात है सरकार की टैक्सेस से जो मिलने वाली इनकम वो कम होने लगी। अब इस स्थिति में क्या होगा? सरकार के पास पैसा कम हो जाएगा। अब सरकार जो है मार्केट में इन्वेस्ट कम करना शुरू कर देगी, अर्थव्यवस्था में निवेश करना कम शुरू कर देगी। इसी में कहते हैं सरकार जो है अर्थव्यवस्था में जो खर्च है या व्यय है या सार्वजनिक कामों में या आम जनता के लिए कामों में जो सरकार पैसा लगा रही है उसको कम कर देगी, या सीधे सीधे कहें सरकार अपने खर्च घटाएगी। तो जब सरकार अपने खर्च घटाती है ना तो नई नौकरियां कम निकलेंगी, जो वर्तमान नौकरियां हैं उसमें भी छटनी शुरू हो जाएगी, सब्सिडी कम होने लगेगी। इसके अलावा और बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन पर बजट घटने लगेगा, नए काम शुरू नहीं होंगे। पर चला हम लोग तो बड़े आसानी से कह रहे थे ना, तो गड्ढे नहीं भरे जा रहे, अरे सड़कों के हाल देखो, अरे तालाबों का हाल देखो। पैसा कहाँ है? 90% पैसा तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, वेतन, भत्ते, पेंशन में जा रहा है, 10% पैसा बचता कहाँ खर्च होगा? समझ रहे ना? अब सरकार की इनकम घटने लगी तो जाहिर सी बात है अब क्या हुआ, सरकार ने अपना खर्च घटाना शुरू कर दिया। इसकी मार फिर अर्थव्यवस्था में पड़ेगी। भाई सरकार एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है ना अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए। अब सब सरकार ने खर्च घटाने शुरू कर दिए
नया पुल नहीं बन रहा, नया हाईवे नहीं हो रहा, नई सड़क की मरम्मत नहीं हो रही, है ना। इंदिरा आवास, पुराने इंदिरा आवास जिसे कहते थे, अब तो प्रधानमंत्री आवास हो गए। अब सरकार के स्तर से ना शौचालय बन रहे, ना मकान बन रहे, नालियाँ भी कम साफ हो रही हैं, मनरेगा का बजट कम हो गया, हेल्थ का बजट कम हो गया, नए स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे। तो यही तो रोजगार दे रहे थे, अब रोजगार और कम होने लगे। तो ये स्थिति भयावह हो सकती है भविष्य में, है ना। तो हर सरकार ये चाहती है कि जो खजाने का घाटा है, राजकोषीय घाटा है, वित्तीय घाटा है, वो कम से कम हो, जिससे कि अर्थव्यवस्था का एक सुनिश्चित स्तर बना रहे। हमारे इस संसार में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहां पर घाटा ना हो। हर देश में घाटा है, हर देश में घाटा है। हर सरकार जो है कर्ज लेकर के चल रही है, चाहे वो अविकसित अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था हो। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करेंगे। एक शब्द आ गया राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी, इसका सीधा सीधा मतलब जैसे हमने बताया ना मौद्रिक नीति, पिछली वीडियो में बताया ना मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का मतलब क्या है, ये तो यही रह गया, है ना, यही रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता। तो इस वीडियो में हम ना माइक लगाना यहाँ पर भूल गए हैं, तो इसके अब तक के जो शुरुआती पार्ट में हो सकता है उससे आवाज़ कम मिलेगी, अब आवाज़ सही मिलेगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट ने सामने हमको ये माइक दिखाया कि सर ये माइक तो आप लगाना भूल ही गए, आप मेरी तरफ देख रहे हो ऐसे करके, मैं कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। तो कहाँ थे सर, वो ले आओ मुझे, मैं था कहाँ हैं। हाँ, राजकोषीय नीति पे थे हम। तो जैसे नहीं, हम राजकोषीय नीति पे नहीं थे, हम आपसे पूछ रहे थे मौद्रिक नीति क्या है। बताइए अजमाइन, मौद्रिक नीति कल पढ़ी थी हमने, क्या है मौद्रिक नीति? मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति क्या है? ऐसे देख रहे हैं। हाँ भाई अनीश जी, मौद्रिक नीति, अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? अरे हाँ इमरान जी, इसको रोकना, जरा रोकना इसको। तो खैर, मौद्रिक नीति का अर्थ यह है कि वो सारे क्रियाकलाप जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के या धन के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। राजकोषीय नीति का मतलब ये है कि वो सारे क्रियाकलाप जो सरकार की इनकम और सरकार के खर्च से जुड़े हुए हैं। राजकोषीय नीति का कोई बड़ा लंबा चौड़ा गूढ़ अर्थ नहीं है, वो सारे क्रियाकलाप जो सरकार की इनकम और सरकार के खर्च से जुड़े हुए हैं। इनकम को किस तरह से बढ़ाया जाए और खर्च को, यहाँ पर एक शब्द बोला ना, खर्च को घटाया जाए ना, खर्च को किस तरह से तर्कसंगत बनाया जाए। अब ये जो शब्द है ना तर्कसंगत, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रैशनल। अब ये तर्कसंगत या रैशनल का मतलब बेटा यहाँ पर है, इसको ऐसे आप समझ सकते हो जैसे गांव का ट्रांसफार्मर फूक गया। मैं गांव में रहता हूँ इसलिए बार बार गांव बोलता हूँ, है ना। गांव की ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध स्वच्छ हवा सुबह शाम की मैं लेता हूँ, है ना। तो वैसे एक सिंपल सी बात है, शहरों का आकर्षण तो होता ही है। हमारे गांव से बहुत सारे परिवार जो शहरों में आ गए, हमारे गांव से बहुत सारे परिवार शहरों में आ गए। एक मोहल्ला पूरा वीरान हो गया। ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ, कीर्ति, ये बड़ी बड़ी हवेलियाँ छोड़ के यहाँ शहरों में इतने छोटे छोटे घर उन्होंने बना लिए, आंगन भी नहीं है। आंगन के रूप में वो गांव की या शहरों की जो गलियाँ हैं ना, सड़कें हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं। मैं क्या पड़ी थी इनको। खैर, एक सामाजिक समस्या है ये, है ना। आगे चलें। तो कहाँ थे सर, मैं भूल गया। तर्क संगत पे था मैं, रैशनल या तर्क संगत पर, ठीक है ना। रैशनल तर्क संगत का मतलब है किसी भी काम को सोच समझ कर करना, उसके सारे पहलू पर गौर करना। ये क्या है जो हम करना चाह रहे हैं, ये ज़रूरी है क्या? देखो, जो हम करना चाह रहे हैं वो है क्या, उसको समझो वो है क्या ये ज़रूरी है क्या? अगर ये जो हम काम कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा काम है जो इसी के बराबर हमें फल दे सकता है? इस काम को करने के क्या क्या तरीके हैं, इसमें से कौन सा तरीका किफ़ायती है, कौन सा कम रिस्की है, कहाँ पर कम से कम खर्च हो सकता है। ये सारी बातें जो है वो ना रैशनल या रैशनलिटी की बात कर रही हैं। जैसे आप लोगों ने कैरियर चुना तो बहुत सोच समझ के अपना कोई कैरियर चुना होगा, है ना। अच्छा, आपने देखें जैसे आप लोग ना यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे अरे कुछ नहीं हुआ, 20 साल उसने तैयारी की, कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। आपने अगर 20 साल तैयारी की तो आपके दिमाग में, आपके शरीर में बहुत बेहतरीन ज्ञान आप जो है वो पैवस्त हो गया। पैवस्त माने समा गया, है ना। लेकिन अगर यहीं पर आप मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी करें तो कहीं ना कहीं इतने मेडिकल कॉलेज, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए ना, है ना, इतने वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज हो गए, आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाती है। तो आप लोगों की नज़र में सक्सेसफुल हैं। पहले देखो, वो MBBS कर रहा, वो इंजीनियरिंग कर रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों में मौके कम हैं, वैकेंसी कम है और दावेदार बहुत ज़्यादा है। तो अगर कभी किसी की नौकरी ना लगी हो या वो जो चाह रहा हो वो ना बन पाया हो तो निराश ना हो। आप बेहतर अच्छे नागरिक हैं, है ना। आप कई डॉक्टरों, कई इंजीनियरों से बेहतर ज्ञान रखते हैं। कहाँ थे भाई?
कहाँ थे हैं? राजकोषीय नीति का मतलब ये है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा था कि राजकोषीय नीति का मतलब ये नहीं कि सरकार अपने खर्च घटाए या खर्च कम करे। उसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारे खजाने में जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं। और मैं यहाँ पे नहीं था, मैं यहाँ पे था गांव का ट्रांसफार्मर। तो जिस तरह से आपके जब गांव का ट्रांसफार्मर फूक जाता है, आपको पता है कि अगले 24 या 36 घंटे बिजली नहीं आएगी, तो अब आपके घर में जो इन्वर्टर है उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? आपको पता है अगले 24-36 घंटे बिजली नहीं आएगी, है ना। अब आपके घर में जो आपका इन्वर्टर है उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताओ? जो ज़रूरी लाइटें होंगी वही जलाएंगे और कोशिश करेंगे अलग अलग कमरे में जो बैठ के पढ़ते हो ना तुम लोग, सभी भाई बहन एक कमरे में बैठ के पढ़ लो। सबके घर में अपना अपना टीवी है, तो जो बड़ा वाला कमरा है ना जिसमें बड़ा वाला टीवी है, सभी लोग उसमें बैठ जाओ। सबके घर में अलग अलग पंखे हैं, तो एक जो हॉल में पंखा लगा हुआ है ना, सभी उसके नीचे बैठ जाओ ताकि बिजली बचे। यही है राजकोषीय नीति। परेशान भी नहीं करना किसी को। देखो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जब बिजली भाग जाती है तो पूरा घर एक हो जाता है, एक ही कमरे में बैठ जाते हैं सब, खास करके गर्मियों में। सर्दियों में तो इतना एहसास होता नहीं है, खास करके गर्मियों में। तो जो बिजली भाग जाती है ना, या लंबे समय के लिए बिजली चली जाती है, तो वो पूरे घर को जोड़ जाती है। सब एक जगह बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ चलिए सर, आज का चल रहा है ना केवीसी, कहाँ थे? तो समझ गए मेरी बात। तो उसी तरह से राजकोषीय नीति, वही तरीका है फिस्कल पॉलिसी का या राजकोषीय नीति का, कि कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ से इनकम जुटनी है, वो क्या कैसे ऐसे क्या तरीके हों कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। और मैं ही नहीं कह रहा खर्च कम हो, ऐसा खर्च हो जिससे हमें जो है कि क्या कहते हैं ना, फ़ायदा, उसका फल या आउटपुट हमें बेहतर से बेहतर मिले। यही है फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। अगर आपकी राजकोषीय नीति बढ़िया है, अच्छे से काम कर रही है, तो आपकी अर्थव्यवस्था बढ़िया है। अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आपकी अर्थव्यवस्था पतन की ओर जा रही है। ठीक है साहब, इसी को हम वित्तीय नीति भी कहते हैं। अब यहीं पर एक बात आती है राजकोषीय घाटे की नीति। इसको हम कीन्सियंस पॉलिसी भी कहते हैं। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जॉन कीन्स। 1928-29 के आसपास पूरी दुनिया में, खास करके पश्चिमी यूरोप में महान मंदी आई, जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रिसिएशन या महान मंदी। पहले विश्व युद्ध से उपजी समस्याएं थी, जिसमें पूरी दुनिया में आर्थिक क्रियाकलाप जो थे वो मंद हो गए थे, हाहाकार मच गया था। तो उसी समय ये जो कीन्सियंस या कीन्स की जो पॉलिसी है या कीन्स अर्थव्यवस्था, जॉन कीन्स ने अपनी जो किताब लिखी थी उसी पर आधारित, उसी में जो बातें थी बहुत से देशों ने अपनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति थे एक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस मंदी से निपटने के लिए जो भी काम किए उसको कहा गया था न्यू डील। क्या कहा गया था? न्यू डील या नया सौदा। अब तो खैर यूपीएससी ने इसे सिलेबस में से हटा दिया। पहले यूपीएससी के सिलेबस में होता था, आईएएस मेंस में, पीसीएस मेंस में इसको लिखते थे नया सौदा या न्यू डील। अब तो हटा दिया इसको, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की। तो उसने उस मंदी से निपटने के लिए क्या काम किया कि उधार लेके घी पियो, और जब तंदुरुस्त हो जाओ, उधार लेके घी पियो, जब तंदुरुस्त हो जाओ तो काम करो और उसके बाद वो उधार चुका दो। लेकिन अब हमने क्या कर लिया? उधार लेके घी पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, और जब एक स्टेज से कर्जा ज़्यादा बढ़ जाए तो कहीं और को भाग जाओ, फिर वहाँ नाम कमाओ, फिर उधार लो, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, फिर वहाँ से भाग लो। हमने ये अपना रखा है, ठीक है ना। उसका कहने का मतलब ये था कि एक बार जो है आप अलग अलग सोर्सेज से सरकार पैसा जुटाए, अलग अलग सोर्सेज से सरकार पैसा जुटाए और अपनी इकोनॉमी में उड़ेल दे, उससे रोज़गार पैदा होगा। उससे क्या होगा? रोज़गार पैदा होगा। रोज़गार पैदा होगा, डिमांड पैदा होगी। डिमांड पैदा होगी तो मंदी से आप निपट सकते हो। जब डिमांड पैदा होगी, सरकार को जो है किससे इनकम मिलेगी? टैक्सेस से। सरकार को टैक्सेस से इनकम मिलेगी। उन टैक्सेस से सरकार को जो इनकम मिलेगी तो वो जो उसने कर्ज लिया है या जो घाटा सहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, आप कौन सा कारोबार करा दूँ आपको मैं? बताएं, कोई सा भी करा दूँ? कौन सा कारोबार करा दूँ? मछली पालन। चलिए मछली पालन करा देते हैं, ठीक है। आपके पास 5 लाख रुपए हैं, 1 एकड़ का तालाब आपको बनाना है। अब 15 लाख की तो ज़मीन चाहिए आपको, कम से कम 15 लाख की ज़मीन चाहिए, और कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें है नहीं। 15 लाख की ज़मीन चाहिए और उसको खुदाई उदाई में 16 लाख लग गए, थोड़ा 17 लाख उसके मेंटेनेंस में, और अब जो है 1 लाख उसका हैचरी से आप बीज ले। 18 लाख रुपये आपने खर्च करने हैं उसमें। रुपए आपके पास 5 लाख, 13 लाख आपने इधर उधर से मार्केट से उठाए, कर्ज लिया, कहीं कमेटी डाल रखी थी वो उठाई घाटे से, है ना। पत्नी का जेवर बेचा। पत्नी है आपकी? अरे खैर आपकी तो पत्नी नहीं है ना, है ना। हाँ, तो भाई बहन से, मम्मी से कहीं से कर्ज लिया, है ना, कहीं से कर्ज लिया, है ना, कहीं से कर्ज लिया, है ना। ओके, पत्नी से जेवर ले लो, उसका बेच दो और फिर जीवन भर ताने खाते रहो।
मेरे बाप के घर से लाई थी मैं, मेरे बाप के घर से लाई थी, है ना। ओके, हाँ ठीक है साहब, क्योंकि वो कर्ज तो उतरता नहीं है। कर्ज कहाँ उतरता, पता नहीं कि कर्ज कहाँ उतरते, भाई बहनों कर्ज कहाँ उतरते, वो तो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते हैं। ले लेना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, ले लेना मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, सब तेरा ही तो है, सब तेरे लिए तो कर रहा हूँ, है ना। इसी आस में वो कहते हैं ना, मरते हैं रोज आरजू में मरने की, मौत आती है मगर नहीं आती, है ना। चल कहाँ थे, तो आपने इधर उधर से गुलाब साहब को ज़्यादा समझ में आ रहा है, बड़ा ध्यान से सुन रही है, ठीक है ठीक है। तो कहाँ थे, हाँ आपने इधर उधर से कर्ज लिया और मछली के तालाब में लगा दिया, है ना। मछली के तालाब में आपने लगा दिया, लेकिन अब वहाँ मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, चारों तरफ फेसिंग भी करनी पड़ेगी, दिन रात वहाँ देखना पड़ेगा। कोई वो गांव में एक शब्द आता ना, जल जोकना, है ना, क्या कहते हैं, जल जोकना, हिंदी में से कहते हैं ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। कोई जल जोकना, कोई जहर ना फेंक दे उसमें, है ना। लोग तरक्की से चिढ़ते हैं ना, कोई उसमें जहर ना फेंक दे, कोई बिजली या करंट ना फेंक दे, है ना। पूरा आपने उसको डेवलप करना है। तालाब में कोई खरपतवार ना हो जाए, कोई ऐसे सांप वाँप बिच्छू विच्छू ऐसी कुछ चीज़ें जो आपकी मछली को नुकसान पर, मतलब उसकी देखभाल करनी है, औलाद की तरह उसको पालना है। फिर वो बड़ी हो जाएंगी, बड़ी होकर एक स्टेज ऐसी आएगी ना, उनसे आप इतना घुल मिल जाएंगे, आपको उनको बेचने का मन नहीं करेगा, लेकिन बेचना तो पड़ेगा क्योंकि खर्च हो रखा। अब वो जो 18 लाख रुपए आपने उसमें लगाए, पहले साल आपने उसमें कमाए 6 लाख रुपए, ठीक है साहब। तो 6 लाख रुपए आपने कमाए, 3 लाख रुपए का आपका कुल जो डेली का खर्च है वो 3 लाख आपने लुटा दिए। आप पे कर्ज रह गया, कितना रह गया, आप पे 12 लाख का कर्ज रह गया। अगले साल 8 लाख कमाए, उससे अगले साल 10 लाख कमाए, बढ़ता जा रहा है ना आपका। तो एक आशा ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। फिर उसी के बगल में एक तालाब एक और, फिर उसी के बगल में एक तालाब एक और, फिर उसी के बगल में एक तालाब एक और आप बना लेंगे, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप उद्यमी हैं आप, ठीक है ना। ऐसी उम्मीद की जाती है। तो आपने क्या किया था, इधर उधर से कर्ज लिया, घाटा सहा, और उसके बाद कमाई की, उस कर्ज को भी उतार दिया और अपने आप को आगे बढ़ा भी लिया। आप कर्ज देने की स्थिति में हो गए। इसी तरह से सरकार से उम्मीद की जाती है कि जब सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन देश में रोज़गार की डिमांड है, मांग है रोज़गार की, लोग जो खाली हाथ हैं वो काम चाहते हैं, गरीब जो हैं पेट भरना चाहते हैं, तो होगा कैसे, रोज़गार पैदा हो। तो सरकार जो है अर्थव्यवस्था में रोज़गारों को पैदा करे। आता ना अखबार कि बेरोज़गारी की दर बढ़ गई, बेरोज़गारी की दर घट गई। तो सरकार अर्थव्यवस्था में रोज़गार पैदा करे, इसके लिए सरकार देश विदेश से कर्ज लेती है और कर्ज लेकर के अर्थव्यवस्था में उड़ेल देती है। ऐसी थोड़ी पैसे थोड़ी बांटेगी कि लो भी आज दिवाली है, 500-500 रुपये सबके पास रख दो। जैसे वो अफगानिस्तानी क्रिकेटर थे ना, क्या नाम उनका, कोई गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज करके, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है ना। वो दिल्ली में रात में निकले, दिवाली वाली रात में, वो फुटपाथ पर जो लोग बैठे थे, सो रहे थे जो लोग फुटपाथ, चुपचाप उनके पास में वो पैसे रख करके वो चले गए। पढ़ा अखबार में रहमानुल्लाह गुरबाज का वीडियो, देखा आपने, नहीं देखा। रहमानुल्लाह गुरबाज का एक वीडियो फोटो वायरल हुआ ना, रात में, दिवाली की रात में निकला, वो पैसे चुपचाप बांटने लगा। दान का मतलब ये है, दान के लिए कहते हैं ना, इस हाथ को दो तो इस हाथ को पता ना चले। लेकिन आजकल क्या होता है, 2-4 केले किसी रोगी को देने, 2-4 कैमरामैन पीछे लगे हुए हैं। आज गुलफाम सर ने, अब मैं किसी और का नाम क्यों लूँ जो मुझ पर कोई केस कर दे, आज गुलफाम सर ने केले बांटे। तो केले बांट के फ़ोटो खिंचवाने का मतलब क्या है, मैं अपना ब्रांड बना रहा हूँ, ब्रांडिंग कर रहा हूँ। तो इस सब प्रकार की बातें। तो कहाँ थे, हाँ, तो अब सरकार ये नहीं करेगी कि घर घर जाके, अब जैसे आपात स्थिति है उसमें तो करेगी। जैसे कोरोना था तो उसमें तो लोगों को फ़ौरन मदद चाहिए थी, कोरोना था, सब कुछ बंद हो गया तो उसमें फ़ौरन मदद चाहिए थी। सरकार ने लोगों को कैश भी बांटा, फ्री अनाज भी बांटा। लेकिन लंबे समय के लिए सरकार जो है रोज़गार पैदा करेगी, इसके लिए आपके पीछे सड़क बनेगी। एक सड़क जो है, सड़क अपने साथ विकास लाती है। सड़क, नहर, नदी, डाम जो हैं वो अपने साथ रोज़गार लाते हैं, विकास लाते हैं। सरकार तरह तरह से इकोनॉमी में पैसा लगाएगी जिससे कि नए रोज़गार पैदा हों। वो कोशिश करेगी अगले 10-20 साल में जो उसने घाटा सहा है, जो कर्ज लिया है, वो कर्ज उसका उतर जाए और हमारी जो इकोनॉमी है वो टेक ऑफ स्टेज में आ जाए, यानी खुद ही चलती रहे। खुद ही चलती रहे का मतलब, कार में आप बैठे हैं, आपने 5 में 6 गियर डाल दिया, है ना, 6 लेन हाईवे पे जा रहे हैं, आपने 5 में 6 गियर डाल दिया, हल्का सा एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है, आराम से चले जा रहे हैं, आराम से चले जा रहे हैं। हल्का सा कहीं ज़रूरत हुई स्टीयरिंग कट करने की, कट कर दिया, हल्का सा कहीं ब्रेक लेने की ज़रूरत हुई, ब्रेक लगा दिया, बस, बाकी इंजन अपने आप चल रहा है। इसी को कहते हैं टेक ऑफ स्टेज। अब ये जो पॉलिसी, ये जो सिस्टम है, इसे कहते हैं वित्तीय घाटे की नीति या राजकोषीय घाटे की नीति। समझ गए ना आप, समझ गए, फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी, राजकोषीय घाटे की नीति या वित्तीय घाटे की नीति, इसी को कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। क्या कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन, ठीक है ना। सीनियर बच्चों को ज़्यादातर ये चीज़ें याद हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, अब बात आ रही है
राजकोषीय घाटा मैंने आपको बता दिया, सरकार पर कुल कर्ज, सरकार की कुल देनदारियाँ, वो यही इसी में मैंने आपको वित्तीय घाटे की नीति बता दी। अब उसके बाद आता है राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटे का मतलब क्या है कि सरकार को, आज चाय का इंतजाम हो जाएगा कीर्ति? चलिए सर एक ब्रेक ले लेते हैं। तो अब बात आती है राजस्व घाटे की। राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट, मैं आपको बता ही चुका हूँ, सरकार जो टैक्सेस लगाती है या सरकार जो सर्विसेज देती है, उनसे जो फीस वसूलती है, उससे जो इनकम मिलती है, उसको कहते हैं सरकार का राजस्व। ठीक है, पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ राजस्व और पूंजी में क्या अंतर होता है। अब यहीं पे बात आती है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का मतलब क्या है कि सरकार को जो रिवेन्यू मिल रहा है, सरकार को अलग अलग सोर्सेस से जो रिवेन्यू मिल रहा है, उस रिवेन्यू को पाने के लिए या उस रेवेन्यू को वसूलने के लिए सरकार का जो खर्च हो रहा है वो ज़्यादा है। सरकार की राजस्व आय कम है और राजस्व व्यय ज़्यादा है ना। मैंने एक स्कूल बना रखा है, कॉलेज बना रखा है, कॉलेज में आपको पता ही है स्टाफ होगा, बच्चे भी आ रहे हैं। अब या तो बच्चे कम आ रहे हैं या बच्चों से मैं फ़ीस कम ले रहा हूँ या बच्चे फ़ीस दे नहीं रहे हैं। तो जो फीस मुझे मिल रही है वो, इसके अलावा जो कैंटीन चला रखी है उससे मिलने वाली इनकम, जो लाइब्रेरी है उससे मिलने वाली इनकम, आसपास जो स्टॉल हैं उनसे जो मैं वसूली करता हूँ उससे मिलने वाली इनकम जो है मेरे खर्च से ज़्यादा हो रही है। खर्च मेरा कहाँ पर हो रहा है? उसी स्कूल को रन करने के लिए स्टाफ है, उसकी सैलरी स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी ना। टीचर हैं, वो लाइब्रेरियन हैं, पता नहीं कितने कितने होते हैं, कॉलेज में होते हैं ना भाई गौरी, है ना। अब उन सब की सैलरी देनी है, तो उन सब की सैलरी देने के बाद मुझे घाटा हो जा रहा, मेरी इनकम जो है मेरे खर्च से कम है। तो जब सरकार की राजस्व से आय उस राजस्व पर होने वाले व्यय से कम हो या सरकार का राजस्व व्यय ज़्यादा हो, राजस्व आय कम हो, तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है ना। अब देखो राजस्व घाटे का, अगर राजस्व में घाटा आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, और राजकोष में अगर घाटा आ रहा है तो उसका मतलब क्या है। राजकोष में अगर घाटा आ रहा है तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है, सरकार जो है अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाल नहीं पा रही है। राजस्व में अगर घाटा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जितने गवर्नमेंट संस्थान हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो सफ़ेद हाथी हो चुके हैं। तभी तो फिर वो आई ना आर्थिक उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति। भाई जितने बहुत सारे बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस थे जो घाटे में चल रहे थे, तो सरकार ने उनको बेचना शुरू किया, है ना। होता है ना भाई, आपने एक बस ले ली, आपने एक डंपर चला लिया, 2 साल से उसको ढो रहे हैं, वो लगातार घाटे दे रहा है, क्या करेंगे? बेच देंगे, है ना, कुछ और करेंगे, बेच के कुछ और करेंगे, पिकअप ले लेंगे, वो भी घाटा देने लगी, फिर उसे बेचेंगे, टुक टुक ले लेंगे, है ना, वो भी घाटा देने लगा। अब क्या करेंगे? अब प्राइवेट ड्राइवरी कर लेंगे, तो पहले कर लेते, इतना घाटा तो ना होता, है ना। ओके चले साहब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आदमी कर्मठ होता है ना, वो उसे बरसात के दिनों में भी सवारियाँ मिल जाती हैं, है ना। ओके, कहाँ थे सर? तो अब आ जाती है बात प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये नया कॉन्सेप्ट है। तो अब राजस्व घाटा तो आपको दिखाई दे रहा है, आपको रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बीच क्या है कि सरकार ने नई पूंजी के निर्माण पर बहुत सारा खर्च किया है। नई पूंजी के निर्माण पर, अब देखो नई पूंजी का निर्माण क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आईआईटी है, तो सरकार ने उसी में एक हॉस्टल ऐड कर दिया, तो वो पूंजी है सर। तो ये हॉस्टल बनाने में जो खर्च हुआ है ना, ये उसमें से घटेगा। सरकार उस आईआईटी में नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आई है, नई नई लैब डेवलप की है, तो पूंजी बनी है, वो खर्च घटेगा, वो खर्च उसमें से घटेगा। सरकार ने आयकर विभाग की नई बिल्डिंग बना दी है, तो वो खर्च उसमें से घटेगा, पूंजी है ना, वो खर्च उसमें से घटेगा। तो प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब यह है कि जो टोटल राजस्व घाटा है उसमें से पूंजी, नई पूंजी बनाने पर या पूंजी निर्माण पर जो खर्च हुआ है उसको घटा दो। ये राजस्व घाटे की सही तस्वीर दिखाएगा आपको। ठीक है साहब, ओके। फिर आता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो कुल कर्ज है सरकार पर, राजकोषीय घाटे का मतलब सरकार पर कुल कर्ज, सरकार पर जो कुल कर्ज है उसमें से ब्याज का जो भुगतान हुआ वो घटा दो। हमने कर्ज ले रखे हैं ना, देश के अंदर भी कर्ज ले रखे हैं, विदेशों से भी कर्ज ले रखे हैं। देश के अंदर हम आरबीआई से कर्ज लेते हैं, इसके अलावा आम जनता की जमाएँ होती हैं। भाई आपने डाक खाने में अपना कोई फिक्स डिपॉजिट किया, बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किया, उस पर जो ब्याज मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? वो सरकार पर आपका कर्ज है ना। सरकार, भाई
आपने कोई राशि जमानत के रूप में जमा कर दी है ना, कोई बचत के रूप में आपने जमा कर दी कोई राशि, LIC में आप जो करा रहे हैं, सरकारी उद्यम तो हुए ये, तो ये आपका कर्ज तो है सरकार पर, तो सरकार कर्ज ले रही है देश से भी विदेश से भी, अब उस कर्ज पर ब्याज भी दे रही है। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज को आप घटा दें, लिए गए कर्ज पर ब्याज को घटा दें, तो वो बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा। ये सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं भाई साहब। और जो स्टेट PCS के जो पैटर्न है ना, UP PCS का तो नहीं, MP PCS का, MP का, राजस्थान का, उत्तराखंड PCS का जो पैटर्न है, उसमें 2 नंबर और 5 नंबर के जो सवाल आते हैं, उसमें छोटे छोटे सवाल आते हैं भाई साहब, है ना। राजकोषीय नीति को समझाइए, क्या है राजकोषीय घाटे की नीति, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये 16 नंबर में आता है। उत्तराखंड PCS का पैटर्न और MP PCS पैटर्न का जो मेंस का जो पैटर्न है वो लगभग सेम है। UP का जो पैटर्न है वो IAS की तरह है, लेकिन वो हट गया, IAS से वाला हट गया। IAS में तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन UP में आप मेंस में सब्जेक्ट नहीं है, UP में मेंस में सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन उसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट है ना, जिसे आप जनरल स्टडीज़ कह रहे हैं, एक्चुअली वो सब्जेक्ट ही पढ़वाना चाह रहा है आपसे। तो ये तो सब छलावा है कि सब्जेक्ट हटा दिए हैं। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी के जो पेपर हैं वहाँ पर, वो आपसे मेंस ही पढ़वा रहा है। हाँ, समझ रहे ना, पीछा छूटा नहीं है। ओके, चलें। ये है कि सिलेबस कम हो गया, सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया, आगे चलें। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको कल समझा चुका हूँ, ये चीज़ें मैं कल आपको समझा चुका हूँ, कल माने पिछली वीडियो में आपको ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, यहीं पर बात आई है कि अगर प्राथमिक घाटा 0 है, अगर प्राथमिक घाटा 0 है तो इसका मतलब क्या है? सरकार पर कर्ज ही नहीं है, ना सरकार का कोई घाटा हो रहा, ना सरकार ने कोई कर्ज लिया है, ठीक है साहब। राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का मीनिंग ये मैंने आपको बता दिया, असर भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है FRBM। FRBM का मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, FRBM। इस पे सवाल आया था अक्सर, मेंस में तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आया था इस पे। FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई सरकार का जो घाटा है लगातार बढ़ता जा रहा है, राजकोषीय घाटा ही बढ़ता जा रहा है और राजस्व घाटा ही बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं ना। राजस्व घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और राजकोषीय घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या करें साहब? अब जैसे जैसे राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है, उस घाटे की भरपाई के लिए एक तो टैक्स बढ़ रहे हैं, कर्ज लिए जा रहे हैं नए, और पता चल रहा है सरकार अपने खर्च भी घटा रही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक स्थिति ऐसी आ जाए कि दिवाला निकल जाए, है ना। किसी भी देश, वो किसी भी देश के, हमारे देश के नहीं, किसी भी देश के साथ भी ऐसा हो सकता है कि दिवाला ही निकल जाए, है ना। पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं। तो हमारे संसद ने इसी खतरे को भांपते हुए सरकार पर एक कानूनी बाध्यता क्या कर दें, इसके लिए सही अच्छा शब्द क्या होगा, उस पर एक कानूनी बाध्यता लागू कर दी। जैसे यहाँ पर एक शब्द बोले ना, थोप दी या आयत कर दी, तो सब थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, तो उस पर एक कानूनी बाध्यता लागू कर दी। वो कानूनी बाध्यता क्या थी कि सरकार अपने खर्च में अनुशासन लाए। खर्च में अनुशासन का मतलब समझ रहे हैं क्या? अब जैसे मैं देखता हूँ यहाँ कीर्ति आती है ना, कीर्ति आती हैं अपने हाथ में 10 एक टॉफ़ी, और वो टॉफ़ी जो है वो 1 रुपये से कम की नहीं होती है। इसका मतलब कीर्ति ने रोज़ 10 टॉफ़ी यहाँ पर क्लास में बांटनी शुरू कर दी। 25 दिन क्लास खुलती है, 250 रुपये की टॉफ़ी बांट दी इन्होंने। कितने रुपए की? हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो व्यापारी लोग ध्यान रखते हैं। 250 रुपये की इन्होंने टॉफ़ी बांट दी। कीर्ति रोज़ मुझे चाय पिला जाती है। मैं कहता हूँ कीर्ति आधा कप, मैं थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं कहता हूँ कीर्ति 1 कप चाय ले आना, कीर्ति थर्मस भर के चाय ले आती हैं। अर्थात वो एक थर्मस में मुझे लगभग 40 रुपये की चाय पिला गई। 15 दिन मैंने चाय मंगाई तो 15 चौको 60, 600 रुपये की चाय पिला दी इन्होंने मुझे। हाँ, सब ध्यान रखता हूँ मैं, किसे क्या दे रहा हूँ, किसे क्या ले रहा हूँ। तो 600 रुपये की उन्होंने मुझे चाय पिला दी। तो अब मैंने मंगाई थी एक चाय, जो काम 100 रुपये में हो सकता था, अब इन्होंने 10 से दोस्ती कर ली। अरे जो आसपास बैठी हैं, गोरी हैं या राबियाँ, उन्हें खिला लो 2-3। भाई तुम्हें अंदर से आ रहा है टॉफ़ी खिलानी है, टॉफ़ी खिलानी है, तो 2 खुद खाओ, 2 औरों खिला लो, 4 खिला लो। अच्छा, फिर देखते हैं तुम तो फिर दया दानी हो, है ना। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद होगा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, हाँ, फिर ये हालत ना हो जाए, ठीक है। हाँ, फिर अल्लाह के नाम पे दे, प्याला हाथ में ना आ जाए फिर, ठीक है। अरे मजाक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कहाँ तुम 10 टॉफ़ी खिलाती हो। ओके, इसके अलावा आप देखें इनके कपड़े देखें,
किनके? अनीस जी के। अनीस जी के आप कपड़े देखें तो अनीस जी का आप देखेंगे तो रोज़, आज तो डीप शेव है नहीं, है ना, रोज़ बालों में शैम्पू है, डीप शेव है, नई नई शर्ट है। और आज मैं इनके जूते देख रहा हूँ, 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, रोज़ नए नए किस्म के जूते, मैचिंग जूते। 2 जोड़ी जूतों से काम चल सकता है, 4 जोड़ी कपड़ों से काम चल सकता है, हफ्ते में शेव एक बार बना सकते हैं, क्योंकि भाई बाल सफ़ेद नहीं हुए। हम जैसे लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, तो शेव डेली करनी पड़ती है ना, है ना अनीस जी, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या, ये क्या है? ये है फिजूल खर्ची। इधर ये मैडम बैठी हैं, ये मैडम बैठी हैं, रोज़ आप इनको नए नए कपड़ों में आप देखो, पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने पैसे, है ना, नाम नहीं ले रहा ना, वीडियो रिकॉर्ड और ये। तो अब क्या है, अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं आप। अब देखो जैसे सामने ये बैठी हैं, है ना, कोई मतलब नहीं, 2-4 चप्पलें हैं उन्हीं में चल रहे हैं, 2-4 जोड़ी सूट हैं उन्हीं में चल रहे हैं, है ना। जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्च करना है। ऐसा भी नहीं है कि कंजूसी करनी है, ऐसा नहीं है, कंजूस मक्खी चूस भी नहीं होना है ना, कंजूस मक्खी चूस भी नहीं होना है और फिजूल खर्च भी नहीं होना है। जहाँ ज़रूरी है वहीं खर्च करना है, जहाँ ज़रूरी है वहीं खर्च करना। इसी को हम कहते हैं खर्च में अनुशासन। और इसका मतलब ये है कि जो पैसा बच रहा है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो खर्च करो, लेकिन जो पैसा बच रहा है उसको इन्वेस्ट करो। जैसे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना केबीसी में कि ये इनको ये जो इनामी राशि मिल रही है, हमें उम्मीद है इस राशि का एक हिस्सा आप किसी बेहतर जगह पर निवेश करेंगे और कुछ हिस्सा अपने और अपने परिवार के खुशियों के लिए खर्च करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि भैया इसको कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेना, लेकिन भैया होता क्या, अचानक करोड़ रुपए मिल गए हैं, तो कार भी खरीदूंगा। अब तो सिगरेट भी किसका, कौन सा महंगा होता है सर, गोल्ड फ्लैग का किसका, कि सबसे महंगा सिगरेट किसका होता है? किसी कोई पीता सिगरेट? कोई नहीं पीता, पता नहीं। अब तो है ना, सिगरेट भी ये पीऊँगा तो शराब भी ये वाली पीऊँगा। कौन से ब्रांड होते हैं, कौन कौन से ब्रांड होते हैं? अरे तुम में से कोई पीता? अरे कोई बुरी बात थोड़ी है, अति बुरी है 8 PM, पता नहीं कौन कौन से हाँ होते होंगे, है ना। तो अब शराब भी बढ़िया वाली पी जाएगी तो पता चला 2 साल में सब खत्म। फिर क्या आ गया, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो खर्चों में अनुशासन, समझ गए? इसी को अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं वित्तीय अनुशासन। क्या कहते हैं? वित्तीय अनुशासन। तो किफ़ायत बरतो, खर्चों में किफ़ायत बरतो यानी कि मितव्ययता। किफ़ायत का मतलब मितव्ययता। खर्चों में कुशलता बरतो, यानी कि कहीं अगर 2 रुपये खर्च हो रहे हैं, 2 रुपये खर्च करके 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कोशिश करो कि 2.25 खर्च हों और 3.25 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो संसद ने, ठीक है सर, सही समझा, वैसे समझाने के लिए बोला, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। हाँ, आज तो लग रहा नहा के भी नहीं आए हो तो कहाँ थे, मजाक कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, ठीक है। तो संसद ने, थोड़ा हंस ले, हम ऐसे मर जाएंगे, नहीं तो ऐसे डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना। ओके, तो राजकोषीय है, क्या है, FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। राजकोषीय है, क्या है इसको फिजिकल, क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वित्तीय उत्तरदायित्व, एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट और बजट प्रबंध अधिनियम। ओके, तो संसद ने 2003 में इसे पास किया और 2003 में इसको पास करने के बाद इसने कहा सरकार से कि भी अपने खर्च में अनुशासन लाओ, और खर्च में अनुशासन या खर्च में कमी इस तरह से करो कि जो आपका राजकोषीय घाटा है, ठीक है ना, इसको मैं पूरा लिख दूं, राजकोषीय, राजकोष नहीं, राजकोषीय, यहां लिख देता हूं मैं। आपका जो राजकोषीय घाटा है, देखो संसद ने ये एक्ट 2003 में पास किया, 2004 में ये एक्ट लागू हुआ और इसमें कहा गया कि 2008-9 तक इसका जो इनिशियल टारगेट था वो था 2008-9 तक। 2008-9 तक जो राजकोषीय घाटा है वो GDP के 3% पे ले आओ और राजस्व घाटे को 0 पर ले आओ, 0 पर ले आओ। संसद ने सरकार के खर्च में अनुशासन लाने के लिए, ताकि भविष्य में दिवाला ना निकल जाए, संसद ने खर्चों में अनुशासन लाने के लिए, वित्तीय अनुशासन लाने के लिए एक्ट पास किया। एक्ट पास करने का मतलब है सरकार पर कानूनी बाध्यता लाद दी। क्या कि आप अपने कुल घाटे को क्या कहते हैं गौरी? राजकोषीय घाटा। आप अपने कुल घाटे को सन 2008-9 तक GDP के 3% पर ले आओ और राजस्व घाटे को 0% पर ले आओ। संसद ने एक्ट पास किया था 2003 में और 2004 से ये लागू हुआ था, लेकिन इसके टारगेट अभी भी पूरे नहीं हुए। हर साल ये बढ़ जाते हैं, इसके टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुए हैं। यह हुआ है कि बीच में पहले की नोटबंदी, फिर GST, फिर कोविड, उसकी वजह से थोड़ी सी अस्तव्यस्तताएँ हो गई। कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा अस्तव्यस्तताएँ हो गई, जिससे हमारा खर्च जो है वो गड़बड़ा गया और ये टारगेट जो है वो पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, अब न्यू टारगेट क्या है, न्यू टारगेट क्या है ये आप लोग देख लेना। ठीक है,
2024-25 तक के लिए बढ़ा दिया। अब ये काम भी मैं ही करूँगा, तो आप लोग क्या करोगे? अब न्यू टारगेट क्या है इसके और कितने % तक क्या है, और इस समय राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, इसके बारे में आपको अप टू डेट रहना चाहिए। तो ये हैं, क्या कह रहे हैं? 4.5% है 25-26 राजकोषीय घाटा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2024-25 तक राजकोषीय घाटे का जो टारगेट है 4.5% और रेवेन्यू 22-23 करंट ईयर देना तो 6.4 दे रखा है। चलिए वो अलग की बात है, वो बाद में देखेंगे, ये बदलता रहता है। जो राजस्व घाटा है 0.8% इस समय है या लाना है लाना है, 0.8% मतलब 23 तक 2024-25 तक या 23 तक? 2023 तक कितना लाना है? 0.8%। ठीक है ना। ये लोग आप लोग ना सर्च करना बढ़िया से देखना इसको। तो इस वीडियो में या इस पार्ट में बस इतना ही। ये पार्ट था पार्ट 5। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 की। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।